यदि आपको याद होगा तो आपने 2012 में एक अफवाह सुनी थी कि 2012 में पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। सोचो यदि ऐसा हुआ होता तो उस समय का मंजर कैसा होता। क्या इस दुनिया पर आई तबाही को इंसान रोक पाते? यदि नहीं तो क्या हम उस तबाही से बच पाते? यदि बच पाते तो क्या पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीव या फिर कुछ ही लोग? यदि माने कि कुछ लोग किसी तरह से बच गए होंगे तो आखिर बचकर वे गए कहाँ होंगे? क्या यह बचे हुए लोग पृथ्वी को पहले जैसी टेक्नोलॉजी, पहले जैसा एनवायरनमेंट तैयार कर पाएंगे या फिर नहीं? इन्हीं सब सवालों का जवाब मिलेगा आपको इस स्टोरी में। इस स्टोरी के हर कैरेक्टर को हम एक नए नाम से बुलाएंगे। दो 2012 से पहले बड़े बड़े विद्वानों का मानना था सन 2012 में पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी, लेकिन इस तरह की बातों के लिए विज्ञान में कोई जगह नहीं। पर जब बड़े बड़े विद्वान इसी बारे में बात कर रहे थे तो विज्ञान भी सोचने पर मजबूर हो गया। इसलिए वैज्ञानिकों ने खोज करना शुरू किया। इस कहानी की शुरुआत होती है 2009 से, जहां पर अमेरिकी भूवैज्ञानिक यानी जियोलॉजिस्ट जिसका नाम था एकनाथ, हिंदुस्तान के नागालैंड कॉपर माइन के इलाके की तरफ जा रहे थे। दरअसल उसे यहाँ पर हिंदुस्तान का एक खगोल शास्त्र में निपुण यानी एक एस्ट्रोफिजिसिस्ट जिसका नाम था सतनाम, उसने बुलाया था उसे। वे उसे बताते हैं कि सूरज की चमक के कारण धरती का कोर गर्म होता जा रहा है, जिससे बहुत जल्द धरती खत्म हो जाएगी। एकनाथ वापस यूएस आकर इसके बारे में राष्ट्रपति को बताया। तभी से दुनिया के बड़े देशों के नेताओं को इसके बारे में पता चला। इसलिए एक सीक्रेट मीटिंग ऑर्गेनाइज करवाई गई, जिसमें तय किया गया कि वे किसी भी तरह से इस समस्या का समाधान ढूंढेंगे। दूसरी तरफ चाइना तथा और भी देश मिलकर बड़े बड़े आर्क बनाने की तैयारी में लग चुके थे। हर एक आर्क के अंदर लगभग 1 लाख लोग आ सकते थे। यह काम शुरू किया जाता है हिमालय के तिब्बत के पास, जिसमें बैठने की टिकट थी लगभग 600 करोड़। इसलिए इसमें सिर्फ रईस लोग ही बैठ सकते थे, वही अपनी जिंदगी इस आर्क के अंदर रहकर बचा सकते थे। इसी के साथ यह भी फैसला किया जाता है कि दुनिया में जितने भी कीमती पेंटिंग हैं, उन्हें भी आर्क के अंदर संभाल कर रखा जाएगा। अब इन सब की तैयारी में लगभग 3 साल बीत चुके थे। अब समय आ चुका था सन 2012, यानी वह साल जहां भविष्यवाणी के मुताबिक पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। दूसरी तरफ यूनाइटेड स्टेट के कैलिफोर्निया शहर में जय नाम के लेखक को देखते, जो एक साइंस फिक्शन राइटर है, मगर वह अब भी अपने लाइफ में स्ट्रगल कर रहा है। पैसे की कमी की वजह से वह बहुत ही बड़े रशियन बिलियनर का ड्राइवर है। वह अपनी पत्नी से अलग हो चुका है, इसलिए जय के बच्चे अपनी पत्नी के बॉयफ्रेंड के साथ रहते हैं। पर आज जय को अपने बच्चों को घुमाने ले जाना था, इसलिए वो जाकर मिलता है अपनी एक्स वाइफ से। अपने बच्चों को ले जाता है उस जगह पर जहाँ पर वह हमेशा जाया करता था। दरअसल यह नेशनल पार्क है। जय पहुँचता है जब वहाँ, तो वहाँ के मंजर को देखकर पूरी तरह से हैरान हो चुका था, क्योंकि वह इलाका पूरी तरह से हरा भरा था, लेकिन अब सूखा बंजर हो चुका है। उसी के पास एक छोटा सा तालाब भी था, लेकिन वह आज सूख चुका है और जो बचा खुचा पानी था वह उबल रहा है। यह सब देख जय को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। देखने पर पता चलता है कि उसके चारों तरफ घेराबंदी कर दिया गया है ताकि कोई भी उसके अंदर ना जा सके। मगर फिर भी जय अपने दोनों बच्चों के साथ चले जाते हैं उस पार, जहां पहुंचकर देखते हैं कि वहां के जानवर भी मर चुके हैं। थोड़ी देर में वहां पर मिलिट्री की गाड़ियां भी पहुंचती। मिलिट्री जय और उसके बच्चों को अपने साथ वहां से दूर भूमि विज्ञान विभाग यानी जियोलॉजी डिपार्टमेंट में ले जाते हैं, जहां पर जय की मुलाकात एकनाथ से होती है, क्योंकि एकनाथ ने जय द्वारा लिखी हुई साइंस फिक्शन बुक को पढ़ी हुई है। इसी वजह से वह जय के बारे में इतना सब कुछ जानता है। वह जय को बताता है कि यह जगह सेफ नहीं है, तुम यहाँ से चले जाओ। अब जय को छोड़ दिया गया है। जय अपने बच्चों के साथ जा रहे थे वहाँ से। जय को जाते हुए दूर से कहीं कोई दूरबीन की मदद से देख रहा था। वो भागता हुआ पहुँचता है जय के पास, पूछता है कि वे लोग तुमसे क्या कह रहे थे। जय बताते हैं कि वे लोग कह रहे हैं कि यह जगह सुरक्षित नहीं है, हमें यहाँ से दूर चले जाना चाहिए, यह जगह सेफ नहीं है, हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। मगर जय आज वहीं पर रहने वाले थे। पास ही में लगाते हैं अपना कैंप। कैंप में रहकर जय को अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। इसलिए जय जब आवाज का पीछा करते हुए जाते हैं तो देखते हैं कि वही आदमी जो दूरबीन की मदद से उन्हें देख रहा था, जिसने पूछा था कि आर्मी के लोग तुमसे क्या कह रहे थे, वह रेडियो से यहाँ पर रहकर एक शो को होस्ट कर रहा था,
जिसमें वो दुनिया को बता रहा था कि साल 2012 आ चुका है, जल्द ही पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। वह जय को भी बताता है कि धरती के अंदर जो प्लेट्स घूम रही है वे जल्द ही आपस में टकरा जाएंगी, जिससे पूरी धरती हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। धरती पर जीवन का नामो निशान नहीं बचेगा। पर जय को यही लग रहा था कि यह सिर्फ अपने रेडियो प्रोग्राम के लिए यह सब बोल रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। इसलिए वो उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता और चला जाता है उस जगह से। अगली सुबह हम जय की एक्स वाइफ को देखते जो अपने बॉयफ्रेंड के साथ मॉल में गई थी। तभी अचानक से मॉल की जमीन फटने लगती है। उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता। जय को कॉल करती है उसकी वाइफ कि बच्चों को लेकर जल्दी घर आओ, यहाँ बहुत गड़बड़ होने वाला है। इसलिए जय बच्चों को लेकर घर पहुँचता है। बच्चों को अपने एक्स वाइफ के यहाँ छोड़कर अपने मालिक के पास जाता है, जिसका वह गाड़ी चलाया करता है। उसके बच्चों को लेकर पहुँचता है एयरपोर्ट पर। उनके बच्चे को सही सलामत अब एयरपोर्ट पर पहुँचा देता है। तो जैसे ही आकर गाड़ी में बैठता तो देखता है कि जमीन फट रही है। जय को समझने में देरी नहीं लगती कि जरूर दुनिया में कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है। इसलिए वह जल्द से जल्द अपनी एक्स वाइफ को फोन करके सारी बातें बताता है कि जरूर कुछ गड़बड़ होने वाला है। मगर उसकी एक्स वाइफ हर बार की तरह इस बार भी उसकी बात मानने को तैयार नहीं थी। उसकी बात को सीरियस ले ही नहीं रही थी। पर जब वहाँ पर भी जमीन फटना शुरू होता तो वह अपने बच्चे को लेकर आती है बाहर। इतने में जय भी कार से वहाँ पहुँच चुके थे। बच्चों, एक्स वाइफ और उसके बॉयफ्रेंड को लेकर कैलिफोर्निया से बाहर निकलने को सोचते हैं, लेकिन अब पूरी कैलिफोर्निया तबाह हो चुकी थी। ब्रिजेस गिर रहे थी, सड़कें फट रही थी। ऐसा मालूम पड़ रहा था कि जैसे जमीन खोखली है। सारी चीजें जमीन में धंसती जा रही थी। लोग उसमें समाते जा रहे थे और देखते ही देखते कुछ ही पलों में पूरा कैलिफोर्निया तबाह हो जाता है। मगर जय किसी तरह से एयरपोर्ट तक पहुंच चुके थे। वहां अपनी एक्स वाइफ को बताते हैं कि जंगल में मुझे एक आदमी मिला था जो आरजे था। उसने मुझे बताया कि बहुत ही जल्द पूरी दुनिया खत्म होने वाली है। हर देश की सरकारें एक सीक्रेट प्रोजेक्ट चला रही हैं, जिसमें वो एक बड़ा सा आर्क बना रही है। उन आर्कों में इंसान को बचाया जा सकता है, मगर वह कहाँ है उसका मैप उस आरजे के पास ही है। इसलिए जय उसके पास जाना चाहते हैं उससे मैप लेने के लिए। लेकिन वह जहाँ पर लैंड हुए थे वहाँ से उनका ठिकाना काफी दूर था। इसलिए वह पास में पड़े बस की मदद से उसके ठिकाने पर जाना चाहते हैं। जय के साथ बाकी लोग भी जाना चाहते हैं, मगर उन्हें नहीं जाने देते जय। पर उसकी बेटी जिद करने लगती, इसलिए वह अपने बेटी को ले जाता है साथ। उसके ठिकाने पर जैसे ही पहुंचता तो आरजे अपने ठिकाने पर था ही नहीं, बल्कि वह किसी पहाड़ी की चोटी पर था, जहां से वह अपने शो को होस्ट कर रहा था। जय वहां पहुंचकर उस मैप के बारे में पूछता है, पर वह कुछ नहीं बताता कि देखते ही देखते उसके सामने फूटता है एक ज्वालामुखी। ज्वालामुखी फूटने से वहां पर आग के बड़े बड़े गोले गिरने लगती हैं। इसलिए जय उसे वहां से अपने साथ ले जाना चाहते हैं, मगर वह जय के साथ जाने को तैयार ही नहीं था। वह इस तबाही को अपनी आंखों देखना चाहता था, बिल्कुल पागल हो चुका था। पर जय उससे मैप के बारे में पूछते तो वह बताता है कि मैप बस में है। जय अपनी बेटी को लेकर बस की मदद से भागते हैं प्लान जेट की तरफ, जहां उनका बेटा एक्स वाइफ और उसका बॉयफ्रेंड उनके आने का इंतजार कर रहे थे। जय बस की मदद से बड़ी मुश्किल के साथ वहां से निकल पा रहे थे, क्योंकि ज्वालामुखी से निकला लावा उन्हें आगे बढ़ने में रोक रहा था। पर फिर भी किसी तरह से जय प्लान जेट के पास पहुंच जाते हैं। उसकी बेटी जेट तक पहुंच चुकी थी, मगर जय अभी भी बस में ही था, उस मैप को ढूंढ रहा था। इतने में बस पीछे ज्वालामुखी की खाई में गिर जाती है, मगर जय किसी तरह से बच निकलता है। अब सभी लोग किसी तरह से प्लेन में बैठकर वहां से उड़ चुके थे। जय को प्लेन तो चलाना नहीं आता था, लेकिन उसकी एक्स वाइफ का बॉयफ्रेंड प्लेन को चलाना जानता था, मगर वह भी एक दो बार ही चलाया था। इसलिए बड़ी मुश्किल के साथ वे उस तबाही से बाहर निकल पाते हैं। उन्हें मैप के जरिए पता चलता है वह आर्क जो लोगों के लिए बनाया जा रहा है वह इस वक्त चाइना में है। इसलिए जय जाते हैं अपने बॉस के पास जो एक बिलियनियर है। उनसे कहते हैं कि हमें भी अपने साथ ले चलो। इसलिए वे भी अपने बॉस के साथ चाइना के लिए निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ देखते हैं भूवैज्ञानिक यानी जियोलॉजिस्ट एकनाथ को, जिसे पता चल चुका है कि दुनिया खत्म होने वाली है। वो अपने पिता को कॉल करके बताता है जो इस वक्त एक शिप में थे। वे अपने बेटे को कहते हैं कि शायद अब हम कभी नहीं मिलेंगे। अब ये बात दोनों को पता चल चुकी थी। ये दोनों बहुत ज्यादा इमोशनल हो चुके थे। अब पूरी दुनिया में भगदड़ मच चुकी है, क्योंकि सबको पता चल चुका है कि अब दुनिया शायद खत्म होने वाली है। उनकी बात और उनके विचारों को कंफर्म करने के लिए यूएस के राष्ट्रपति एक ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस करते हैं, जिसमें वे सबको बताते हैं ये दुनिया खत्म होने वाली है। कोई भी किसी भी उम्मीद में ना रहे।
क्योंकि यहाँ से किसी को भी रेस्क्यू नहीं किया जा सकता। सबको अपनी जिंदगी के आखिरी वक्त में अपने परिवार, अपने दोस्तों के साथ रहना चाहिए। दूसरी तरफ राष्ट्रपति की बेटी और एकनाथ को दिखाया जाता, जो प्लेन से चाइना की तरफ निकल चुके थे। दूसरी तरफ जय अपने परिवार और बॉस के साथ प्लेन की मदद से चाइना की तरफ जा रहे थे, जिस प्लेन को उनके बॉस ने किराए पर लिया था। उस प्लेन का पायलट पूरी तरह से एक्सपर्ट नहीं था। दूसरा पायलट तो खुद जय की एक्स वाइफ का बॉयफ्रेंड ही था। इसी वजह से उन्हें बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। धीरे धीरे करके उनके प्लेन का एक एक इंजन खराब होने लगा, मगर ये फिर भी अपनी जान पर खेलकर चाइना के बॉर्डर तक पहुंच जाते हैं। एक बार फिर से किस्मत उनका साथ छोड़ देती है। उनके प्लेन का फ्यूल खत्म हो चुका था, मगर प्लेन के क्रैश होने से पहले बाकी लोग, जिसके अंदर बहुत सारे लग्जरियस कार थे, उसमें बैठकर बाहर आ चुके थे। मगर इस क्रैश में पायलट मारा जाता है। यहाँ आकर भी सभी लोग फंस चुके थे। तभी ऊपर वाला साथ देता है उनका। वहीं चाइनीज आर्मी के कुछ हेलीकॉप्टर गुजर रहे थे, वे उसके पास आते हैं। पर यहाँ पर आर्मी के लोग सिर्फ जय के बॉस को ही अंदर लेते हैं, क्योंकि उनके ही पास आर्क में बैठने का टिकट था। अब जय अपनी फैमिली के साथ उस पहाड़ी में फंस चुके थे, जहाँ दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था। तभी वहाँ पर एक तिब्बती लड़का आता है, जो उस पूरे प्रोग्राम में शामिल था, यानी ये जो आर्क बनाया जा रहा है वह भी उनका हिस्सा था। उनके कहने पर वह जय और उसके परिवार को अपने साथ ले जाने को तैयार था। दूसरी तरफ एकनाथ कंप्यूटर स्क्रीन पर देखते तो पता चलता है कि धरती पूरी तरह से खत्म होने के कगार पर है। दुनिया के बड़े बड़े हिस्से खत्म हो चुके हैं। यूएस के राष्ट्रपति इस तबाही में मारे जा चुके हैं। इसी बीच उनके पिता, जो बीच समुद्र में एक शिप पर थे, जहां पर आती है बहुत बड़ी सुनामी, जो सुनामी उस जहाज को निगल जाती है अपने आगोश में, जिससे एकनाथ के पिता की मृत्यु हो जाती है। उसे यह भी पता चलता है कि उसका हिंदुस्तानी दोस्त सतनाम, जिसने सबसे पहले इस प्रलय के बारे में उसे बताया था, जो खगोल शास्त्र में निपुण था, उसके परिवार को रेस्क्यू करने के लिए जो टीम भेजी गई थी, वो सतनाम तक नहीं पहुंच पाई और उसका पूरा परिवार इस विनाशकारी सुनामी में डूब गया। दूसरी तरफ जय अपने परिवार, वाइफ और उसके बॉयफ्रेंड और अपने बॉस के फैमिली के साथ उस जगह पर पहुंच चुके थे जहां पर आर्क है। लेकिन अब आर्क का दरवाजा बंद हो चुका है, जहां बाहर बहुत सारे लोग थे। सभी लोग अंदर जाना चाहते हैं। इसी बीच जय का बॉस ग्रीन कार्ड आर्मी को दिखाता है, लेकिन उन्हें भी अंदर जाने नहीं दिया जाता, क्योंकि 20 मिनट बाद यहाँ पर पानी का एक बहुत बड़ा सुनामी आने वाला था, जिसमें ये पूरा का पूरा आर्क, जो इस वक्त चट्टान के ऊपर है, वो पानी के अंदर समा जाएगा। अंदर एकनाथ भी था। वह लोगों को समझाता है कि हमें इंसानियत को नहीं भूलना चाहिए, सबको ले लेना चाहिए अंदर। यहाँ कोई भी ऐसा करने को तैयार नहीं था, पर उनकी काफी सोच विचार के बाद वे निर्णय लेते हैं कि सभी को अंदर ले लिए जाए। फाटक खुलते ही सभी लोग आने लगते हैं अंदर। इसी बीच जय के वाइफ का जो बॉयफ्रेंड था, वह इसी में मारा गया। जय किसी तरह से अपने परिवार को एक खुफिया रास्ते की मदद से ले जाते हैं अंदर। सबके अंदर आ जाने के बाद अब बारी थी फाटक के बंद करने की, मगर फाटक बंद हो ही नहीं रहा था। लेकिन फाटक के गियर में एक मोटी तार फंस चुकी थी। सभी लोग पूरी कोशिश कर रहे थे किसी तरह से फाटक बंद हो जाए, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। पानी अंदर आने लगता है। यह बात जय को भी पता चलती कि गियर में कोई वायर फंस चुका है, इसलिए जय अपने परिवार को गुड बाय कहकर जाते हैं अंदर वायर को हटाने के लिए। अंदर जाने पर देखते हैं कि गियर में एक बहुत मोटी वायर फंस चुकी है। वे उसे निकालने की कोशिश करने लगते हैं। इसी बीच आर्क के अंदर पानी का लेवल धीरे धीरे बढ़ने लगता है। लोग पानी में डूब डूब कर जान बचाने के लिए मजबूर थे। काफी मशक्कत के बाद जय उस वायर को निकालने में कामयाब थे। उसमें उनकी मदद उनका खुद बेटा भी आकर कर रहा था। दोनों की बहादुरी की वजह से वो फाटक बंद हो जाता है पूरी तरह से। अब आर्क पानी में बहना शुरू हो चुका था। यह आर्क दरअसल एवरेस्ट की पहाड़ियों के आसपास बनाया गया था। लोगों की उम्मीद थी कि पानी यहाँ तक कभी नहीं पहुँच सकता, लेकिन पानी वहाँ तक पहुँच चुका था। फाटक बंद होने के बाद भी आर्क के अंदर सब कुछ नॉर्मल नहीं हुआ था, क्योंकि आर्क उनके कंट्रोल में था ही नहीं। उन्हें पता चलता है कि उनका आर्क एवरेस्ट की चोटी से टकराने वाला है, पर इससे पहले ऐसा होता आर्क को वे लोग अपने कंट्रोल में ले लेते हैं। इस तरह उनका आर्क पानी में बहना शुरू कर देता है और अब उनका आर्क 1 साल 1 महीने 27 दिन तक पानी में तैरता रहा और अब पानी का लेवल पहले से बहुत कम हो चुका है, जिससे इनका आर्क पहुंच चुका था अफ्रीका के माउंटेन पर। इसी बीच सैटेलाइट के जरिए उन्हें पता चलता है कि अफ्रीका का ड्रैगनबर्ग माउंटेन का सतह पानी से ऊपर आ चुका है। अब यही ड्रैगनबर्ग दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत है।
अब सभी लोगों को एक बार फिर से खुले आसमान को देखने के लिए बाहर लाया जाता है। सबको एहसास हो चुका था कि अब ये लोग बच चुके हैं। धरती पर अब सिर्फ इन्हीं का अस्तित्व है और अब इन्हीं को दुनिया को दोबारा शुरू करना होगा। जर और उसकी वाइफ इतने बड़े प्रॉब्लम का सामना करने के बाद अपने सारे मतभेद भूल जाते हैं और पहले की तरह पति पत्नी बनकर रहना स्वीकार करते हैं। इसी के साथ ये कहानी यहीं समाप्त होती है। इस कहानी को लेकर आपके मन में क्या विचार है, हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।